अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टाक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम मिड टर्म CS 6 to 5 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का 8th लेक्चर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। वैसा तो पूरा लेक्चर ही कवर होगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता जाऊंगा। तो आपने कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो वीक 8 में हम कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसका एक इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर्स, और उसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनके बारे में आप पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन है, जिसमें आ जाता है कि एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर द डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ समथिंग स्पेसिफाइड, यानी कि जो एग्रीमेंट होता है ये दो बंदों के दरमियान या दो पार्टीज के दरमियान होता है कि कोई कौन सा काम जो है वो करना है और कौन सा काम नहीं करना। जो स्पेसिफाइड काम है उसके करने या ना करने को जाहिर करता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जो नीचे दिए गए जो पर्पसेस होते हैं इनको जो है ना वो फॉलो करता है। तो इनमें सबसे पहले जो है वो है सेट आउट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, यानी कि पार्टीज के दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सेट आउट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें क्या, हाँ, सेट आउट द एम ऑफ द पार्टीज। और ये प्रीकेन जो होते हैं, यानी कि जो भी दो पार्टीज होती हैं उनके जो मुकाबिल यानी मकसद होता है या उनके जो अहदाफ होते हैं, गोल होते हैं, उनको जो है ना सेट करता है। और उसके बाद प्रोवाइड फॉर मैटर राइजिंग वाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग, यानी कि मायदे की जो मुद्दत होती है, यानी कि जो उसका जितने अरसे तक वो मायदा वैलिड रहता है उसके, यानी कि मायदे की मुद्दत के दौरान सामने आने वाले जो भी मामला या मसाइल होते हैं उसका हल फराहम करता है ये कॉन्ट्रैक्ट। और वे ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और मायदे की मुद्दत यानी कि मायदे को खत्म, यानी कि उसको जो मनसूख करना, टर्मिनेट करना, या फिर उसके तरीके और उसके बाद पैदा होने वाले जो नताइज या उसके जो भी असरात होते हैं उनको वाज़ेह करता है। ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं सबको वाज़ेह करता है। वे ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे खत्म करना है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, असरात होंगे, वो सारे डिस्कस करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ द कॉन्ट्रैक्ट आर टू हार्श, यानी कि जो वायदा है ये मतलब बहुत सख्त है, टू हार्श या फिर अनफेयर है, यानी कि इसमें कोई नाइंसाफी हो रही है, काजिंग एनी इशू, जो कि कोई ना इशू काज कर रहा है बिटवीन पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान। ठीक है, तो टू बी अनसॉल्व्ड, और यानी कि जो हल ना हो पा रहे हो, मीन्स के अगर मायदा यानी कि बहुत ज्यादा सख्त है और इसमें नाइंसाफी हो रही है किसी पर, और जिसकी वजह से जो फ्रीकैन है उनके दरमियान पैदा होने वाले मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी लॉज हैं उनकी, टू क्या है, कॉन्टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है ना उसको हल करे। मीन्स के तो ये जो मायदा होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तयशुदा जो भी कवानीन है उनके मुताबिक इस पर गौर फिक्र करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि देयर आर ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रन परफेक्टली, यानी कि ऐसे मायदे पर आमतौर पर कभी कोई तनाज़े या झगड़ा नहीं होता जो बिल्कुल ठीक और हमवार तरीके से चल रहे होते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैरिज है, शादी की एक मिसाल है। ठीक है, और उसके अलावा एग्जांपल ऑफ कार्गो शिप जो है, शिप कैरिंग अ कार्गो, तो यानी कि वो सामान बहरी जहाज जो कि सामान वगैरह लेके जाते हैं उनके दरमियान जो भी एग्रीमेंट होता है सामान की सेफ्टी के हवाले से या उसकी जिम्मेदारी के हवाले से, वो सारे वाजे होते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट एंड फर्दर डिफिकल्टीज इट इज बेटर टू ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट व्हिच सेट आउट, यानी कि अगर आप को लगता है कि इसके दरमियान जो है आपके दरमियान डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, तनाज़ात हो सकते हैं, तो इन तनाज़ात को अवॉइड करने के लिए और फ्यूचर डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए बेहतर है कि एक डॉक्यूमेंट जो है उसको ड्राफ्ट किया जाए, यानी कि रिटन एग्रीमेंट जो है व्हिच सेट आउट, जिस पर क्या हो द टर्म्स ऑन व्हिच बोथ पार्टीज इज वर्किंग, वो शराइत जिन पर दोनों परिकैन जो है उन्होंने काम करना है, और मेथड ऑफ पेमेंट और अदायगी जो होगी, पेमेंट्स होगी, उसके तरीकेकार, और इसके अलावा एप्रोप्रिएट वे टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस रिक्वायर्ड। और इसके अलावा अब ये वाला जो है ना थोड़ा सा इसको देख लेना, ये वाला कि यानी कि इसमें जो भी चीजें हैं कि मुआहिदा जो होता है उसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो ये 3 चीजें शामिल हैं। ठीक है, और भी आगे देखते हैं। एप्रोप्रिएट वे टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस रिक्वायर्ड,
यानी कि माहिदे को खत्म करने के लिए मुनासिब तरीके और उसके लिए दरकार जो भी नोटिस इनके नोटिस का जो मुद्दत होती है रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट नोटिस जितने मुद्दत तक यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये यानी कि एक डेट तय हो जाती है ना जी, ये एग्रीमेंट जो है ये 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए या हफ्ते के लिए है, तब तक यानी कि उसके वो मुद्दत तय कर ली जाती है, इसके बाद वो टर्मिनेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, ये भी उसी के साथ ही कंटिन्यू है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये क्लियर, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट ये वाला जो है ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने ये वाली लाइन याद कर लेनी है। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट, ये 100% आएगा आपको, आपने इसको लाजमी देख लेना है। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी and the parties to the agreement should be left in no doubt as to their rights and duties, means that के यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तो क्लियर, कंसाइज और कंसिस्टेंट होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें जो है ना क्या होना चाहिए, मतलब कि शुड भी एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, और सॉरी मीन्स के जो भी यानी कि इस किस्म का जो भी फायदा हुआ है उसमें उसमें वाहम या दोगलापन जो है कि कोई भी इनमें दोगलापन नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा वायदे करने वाले जो भी फ्रीकैन है उनको अपने हकूक और प्राइस के बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, सब हर एक चीज जो है राइट्स और ड्यूटीज उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। एम्बिग्यूटी एंड डाउट्स कैन बी लीड टू परफॉर्म व्हिच इज व्यूड एज अनसैटिस्फैक्टरी, यानी कि जो शक व शुबात होते हैं उनकी वजह से काम की कारकर्दगी जो होती है वो गैर तसल्ली बख्श हो जाती है, और जिसके नतीजे में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, यानी कि दिस कैन लीड टू द डिसएग्रीमेंट, यानी उसके साथ क्या हो सकते हैं, इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द टाइम, और जो टाइम है उसका भी ज़ाया होता है, यानी कि वक्त भी ज़ाया होता है, एफर्ट्स एंड देयर फॉर मनी, और जो भी एफर्ट्स की होती हैं, कोशिशें की होती हैं वो भी ज़ाया हो जाती हैं, और इसके अलावा जो मनी है वो भी ज़ाया होती है, पैसे जो है इन रिजॉल्विंग द मैटर, उस मैटर को रिजॉल्व करते करते। तो इसलिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि वाज़ेह होनी चाहिए, क्लियर माना वाज़ेह, कंसाइज यानी मुख्तसर, और मुस्तकिल मज़ाज, यानी कि उसको साथ-साथ जो है ना आपने फ़ॉलो भी करना है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जो है ना उसमें कोई भी दिक्कत पैदा नहीं होगी आपके साथ। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस, यानी कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं फिक्स्ड प्राइस पर बेचने के लिए, वो क्या होते हैं? So, software suppliers try to use what are known as a standard form contract, which are used to intended to be used many times over, मीन्स के सॉफ्टवेयर फराहम करने वाले जो भी सप्लायर्स हैं, अदारे हैं, यानी कि आमतौर पर ऐसे मायदे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ये ऐसे यानी कि म्यारी मुआहदे होते हैं जो बार-बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मेनी टाइम्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर सप्लायर हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो है ना एमसीक्यू है, इसको आपने देख लेना है। The software supply try to use what are known as the standard form contract, which are used for intended to be used many time over। तो ये वाला जो है देख लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यू है। सच अ कॉन्ट्रैक्ट माइट कंसिस्ट ऑफ, यानी कैसे कॉन्ट्रैक्ट से कंसिस्ट होते हैं किन चीजों पे, ये वाली a short introductory section, a set of standard terms and conditions, a set of appendices और annexes, कि ये जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से ये कंसिस्ट होते हैं, एक तो मुख्तसर तारुफ यानी कि बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है उसका, और उसके अलावा जो है इसमें मियारी शराइत व ज़वाबित जो भी स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो भी इसमें तय होती हैं, और इसके अलावा जो भी इसमें इल्हाक होते हैं नेक्सेस या फिर जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर जम करनी होती हैं, जम करने वाली चीज़ें या फिर इल्हाक करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो भी सारी इसमें सेट की जाती हैं, उसका एक सेट। अब introductory section है, it is stated that if it is an agreement between the parties whose name are registered address are given, ये कहता है कि जो भी एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज के दरमियान, उस नेम जिनके नाम जो होते हैं और नेम्स एंड रजिस्टर्ड एड्रेस जो होते हैं आर गिवन, उनका नाम और उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वो उसमें दिया गया होता है। इट इज डेटेड एंड साइंड बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज, जो भी उनका नुमाइंदा होता है, अथॉराइज नुमाइंदा जो होता है उसके यानी कि साइन भी होता है, और उसकी तारीख सारा कुछ डेट के साथ वो एग्रीमेंट लिखने वाला होता है, वो भी अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है। If often being with a set of definitions of terms used in the course of agreement, यानी कि इसमें
वाज़ेह किया जाता है कि इस मायदे में जो यानी कि ये मायदा जो है अक्सर उन इस्लाहात की तारीफ़ों से शुरू होता है, जो पूरे मायदे के दरमियान इस्तेमाल होनी होती है। यानी कि इट इज़ ऑफ़न बीइंग सेट विद द डेफिनिशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन वर्ड्स ऑफ द एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट के दरमियान जो भी डेफिनिशन यानी कि टर्म्स वगैरह इस्तेमाल होनी होती हैं, ये उनसे शुरू किया जाता है। सेट आउट इधर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसको यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है, या फिर लाइक अ डिक्शनरी की तरह, और इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर, या फिर उस ऑर्डर में लिखा जाता है जिसमें ये अपीयर होते हैं। इन द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी बकाया कॉन्ट्रैक्ट होता है, द कंपनी द क्लाइंट, उनके दरमियान, एक कंपनी या क्लाइंट के दरमियान जो भी चीजें तय होती हैं उसके दरमियान, यानी कि ये जो है इसी तरतीब से दर्ज होती हैं जिससे वो तरतीब बाकी मुआहदे जो होते हैं सामने आती हैं। जैसे कि कंपनी या क्लाइंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि कंपनी फिर क्लाइंट तरतीब के साथ, कि पहले जो भी कंपनी क्या करेगी उसके कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो भी शराइत व ज़वाबित हैं वो लिखे जाते हैं, उसके बाद क्लाइंट के लिखे जाते हैं। ये नहीं कि मिक्सअप कर दिया, बल्कि इनको एक मुकम्मल वे के अंदर लिखा जाता है। अदर पार्ट्स जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। एनेक्सेस मस्ट बी इंक्लूड, और इसके अलावा जो है एनेक्सेस जो होती हैं जिनकी जो चीज़ें जम होने वाली होती हैं मस्ट इंक्लूड होती हैं। डॉक्यूमेंट स्टेट लाइक एसआरएस, और उसको डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि एसआरएस का डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एसआरएस आपने पढ़ा होगा शायद। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर आप बनाएंगे इसको। तो ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसका डॉक्यूमेंट हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट है। ये भी एक किस्म का एग्रीमेंट होता है। दिस इज टू अवॉइड, फॉर एग्जांपल ये अवॉइड करने के लिए होता है, जैसा कि द सिचुएशन इन व्हिच स्टेटमेंट मेड बाय एन आवर enthusiastic salesman while trying to win the business are claimed by the client to the constitute part of the contract। इसका मकसद ये है कि जो भी मतलब दस्तावेज है सारे वो मौजूद होने चाहिए, ताकि बाद में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, जैसे कि कोई सेल्समैन जो है पुरजोश होके अपना सामान बेचने के लिए कुछ दावे कर बैठता है, तो ठीक है, उससे बाद में फिर वो जो बातें करता है वो उसको उसका यानी कि जो भी उनके दरमियान मुआहिदा हुआ होता है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, उसको वो उसका हिस्सा ना माने। तो इन शॉर्ट इसका मकसद ये है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ तमाम अहम दस्तावेज़ात जो है मुंसलिक होने चाहिए, ताकि बाद में क्लाइंट ये दावा ना करे कि सेल्समैन की जो ज़ुबानी बातें थी वो भी मुआहिदे का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। बाद में जो भी दावे हैं फिर वो अगर क्लाइंट करता भी है तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि जी ये देखें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसमें हमने ये बातें जो थी इस पे हम मुत्तफ़िक हुए थे। तो जो आप बात कर रहे हैं ये मुआहिदे का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका। ये अदर पार्ट्स हो गए इसके। नेक्स्ट है इसमें इश्यूज़ डेल्ट विद स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। वो इश्यूज़ जो अहम जो भी बुनियादी शराइत और ज़वाबित होते हैं उसके उसमें शामिल होते हैं, उसके अहम निकात होते हैं। जैसे कि कुछ ये नीचे दिए गए हैं, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट इज़ टू बी डिलिवर्ड, और डिलीवरी जो है हमने वो क्या करना है, ओनरशिप ऑफ राइट्स, और ओनरशिप के राइट्स जो हैं वो किसके नाम पर होंगे, पेमेंट टर्म्स यानी कि पेमेंट कैसे अदायगियाँ कैसे होंगी, और उसके अलावा कैलकुलेटिंग पेमेंट्स फॉर डिलेज एंड चेंजेस, कैलकुलेट करना पेमेंट्स को फॉर डिलेज, यानी कि जो डिले हो जाएँ या फिर कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं उसके लिए कैलकुलेशंस जो होती हैं वो क्या होंगी, और उसके अलावा वो इश्यूज़ के ज़मरे में यानी कि जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या-क्या होंगी, उसके क्लॉज़ेज़ वो भी ऐड किए जाते हैं। और उसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट है, क्लाइंट अगर किसी चीज़ से ऑब्लाइज करता है तो उसके वो भी उसके अंदर उसकी भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी शामिल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। उसके अलावा जो है स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए और मेथड्स क्या होने चाहिए वर्किंग के। प्रोग्रेस मीटिंग्स जो होंगी प्रोग्रेस के लिए वो कितने अरसे बाद शेड्यूल्स होंगी और क्या-क्या प्रोग्रेस हुई है, ये कब मतलब इसको चेक करना है। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और वो कौन से होंगे, और उसके अलावा एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या होगा, वारंटी और मेंटेनेंस कब होगी, और टर्मिनेशन है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे के बाद जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। अब अदर टाइप्स हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अदर टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कौन-सी हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद व्हिच आर वाइडली यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। यानी कि ये 4 टाइप जो नीचे दी गई हैं, ये आपने याद करनी है। यानी कि सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, वो शामिल होती हैं। वो ये 4 चीज़ें हैं। एक तो फिक्स्ड प्राइस है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हायर है, और तीसरा जो है वो टाइम एंड मटेरियल है, और चौथा जो है कंसल्टेंसी।
ये चारों चीजें जो हैं इसको मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं, जो भी एक आमतौर पर एग्रीमेंट यूज होते हैं, उनमें वाइडली यूज होने वाले एग्रीमेंट्स हैं, उनमें ये वाली चीजें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। फिक्स्ड प्राइस होती है, कॉन्ट्रैक्ट हायर होता है, और मतलब जो कितने बंदे हायर करने हैं, उनसे क्या सर्विसेज लेनी है, और टाइम कितना टाइम होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, और उसके अलावा कंसल्टेंसी कौन सी होगी, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट हायर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हायर जो है ना, इनको अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। द सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर क्लाइंट। तो कॉन्ट्रैक्ट हायर जो है, इसकी जो डेफिनेशन है ये आपने याद कर लेनी है। ये एमसीक्यू का पार्ट हो सकती है कि ये चीज ये होगी तो ये क्या चीज है, कॉन्ट्रैक्ट हायर है या टाइम है या क्या है, इस तरह करके ऑप्शन दिए होंगे उन्होंने। ये ऊपर पड़ा है ना, ये फिक्स प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट हायर है, टाइम लाइन मटेरियल है, इनमें से कौन सा है? तो आपने बता देना है जी ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हायर है। ये कॉन्ट्रैक्ट हायर की डेफिनेशन है। द सप्लायर एग्रीज, ये सप्लायर जो एग्री होता है प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज ऑफ वन और मोर स्टाफ, एक या एक से ज्यादा जो है स्टाफ की वर्क फॉर द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए। और द स्टाफ वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट हायर में होगा स्टाफ, वो किसकी डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो काम करेगा? तो वो क्लाइंट की डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो काम करेगा। ये इसका आंसर होगा। और सप्लायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लिमिटेड प्रोवाइड suitable competent people and replacing them if they become unavailable for said unsuitable by the client। सप्लायर्स जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है सुइटेबल जो कॉम्पिटेंट पीपल है वो प्रोवाइड करे, ठीक है, और उनको रिप्लेस भी करे। अगर वो अनअवेलेबल हो या फिर वो सुइटेबल ना हो, क्लाइंट कहे कि ये भाई इस काम के लिए सुइटेबल नहीं है, मुझे कोई और बंदा चाहिए, तो उसको चेंज भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सप्लायर्स की, जो भी सप्लाई कर रहा है। पेमेंट जो है इज ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड रेट फॉर ईच मैन डे वर्क, यानी कि जो पेमेंट्स हैं वो बंदा जो है ना जितने दिन काम करेगा उसके हिसाब से जो है ना वो फिक्स होता है उसका रेट। इसकी जो है ना एक दिन की जो दिहाड़ी है वो है मतलब 1200 है या फिर 2000 है, और 8 आवर्स जो है वर्किंग आवर्स हैं। उसके अलावा अगर वो काम करता है तो फिर वो उसकी अलग से चार्ज होते हैं पैसे। तो सारा कुछ है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। तो ये चीजें जो है ना इसमें आ जाती हैं कि पेमेंट जो है वो फिक्स्ड रेट पर होती है कि कितने दिन जो है ना वो बंदे ने काम किया है उसके हिसाब से। इश्यूज सच डिले एज ए डिलेस पेमेंट, अगर मतलब जो एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड मेनी अदर सिंपली डू नॉट अराइव, जो भी इश्यूज होते हैं जैसा कि पेमेंट डिले हो जाना या फिर टेस्ट एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्टेंस टेस्ट के उसको एक्सेप्ट करने के लिए टेस्ट वगैरह किए जाते हैं वो फेल हो जाए या उसमें डिले हो जाए या फिर एंड मेनी अदर सिंपली डू नॉट अराइज, तो जो है ना ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। तो और उसके अलावा जो भी इश्यूज होते हैं जो कि अराइज नहीं होने चाहिए, डू नॉट अराइज, सिंपली डू नॉट अराइज, वो अराइज नहीं होने चाहिए, इसके लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। अब नेक्स्ट जो है मतलब यानी कि ये चीजें जो है ना अराइज नहीं होनी चाहिए, डिले पेमेंट नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो डिले नहीं होना चाहिए, वो टाइम पे होना चाहिए। और पीपल मैंने अदर जो भी छोटे छोटे मसले मसाइल हैं उनको कैसे ओवरकम करना है वो सारा कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। अब टाइम एंड मटेरियल क्या होता है? ये एक है, इट इज समवेयर बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट एंड अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये एमसीक्यू है कि इट इज समवेयर बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट एंड अ फिक्स्ड प्राइस। तो क्या चीज है ये चीज? ये टाइम एंड मटेरियल है। ये इसका सिंपल जवाब है। द सप्लायर एग्रीज टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इन मच द सेम वे एज इन a fixed price contract, but payment is made on the basis of cost incurred with the labor charges in the same way as for contract hire। तो जो सप्लायर आता है वो एग्री करता है टू अंडरटेक द डेवलपमेंट, यानी कि जो जो भी डेवलपमेंट है उसको अंडरटेक किसने करना होता है, उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है सप्लायर ने, ठीक है, ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है इन मच सेम वे, उसी तरीके से अंदाज से जैसे कि फिक्स्ड प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर होता है, उसी तरह इसमें भी टाइम एंड मटेरियल में भी जो सप्लायर होता है वो इस चीज का जिम्मेदार होता है। बट पेमेंट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, लेकिन इसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो डेज के हिसाब से नहीं होती, बल्कि जो भी उस पर कॉस्ट आती है उसके हिसाब से, विद लेबर चार्ज, और लेबर चार्ज जो भी लेबर उस पर लगी है वो, और इन द सेम वे एज द कॉन्ट्रैक्ट हायर, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हायर में होता है। बस इसमें फर्क ये है कि उसमें पर डे के हिसाब से होता है, यहाँ पे जो है ना जो कॉस्ट आ रही होती है उसके हिसाब से। द सप्लायर इज नॉट कमिटेड, जो सप्लायर है वो उसकी कमिटेड नहीं होता टू कंप्लीट द वर्क फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। तो फिक्स्ड प्राइस पे यानी कि ये जो होता है फिक्स्ड प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तो जो भी चीज़ है वो सबसे पहले यानी कि उसमें पेमेंट फिक्स होती है, लेकिन इसमें जो पेमेंट है वो फिक्स नहीं होती। आल्सो मैक्सिमम पेमेंट में भी फिक्स है, जब बल्कि एक मैक्सिमम पेमेंट चाहिए इतनी तक हो सकती है पेमेंट, एक अंदाजा बता देते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। बियॉन्ड विच द प्रोजेक्ट में बी रिव्यूड, अगर उससे बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर जो है ना प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। तो ये चीजें जो होती हैं टाइम एंड मटेरियल उसके हिसाब से जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये वाला होता है।
उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें हमने जो पहले पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट हायर, इसमें प वर्क डे जो पेमेंट होती है वो किसी पर डे के हिसाब से होती है और इसमें क्या होती है, कॉस्ट इंक्लूड विद लेबर चार्ज इन द सेम वे। लेबर चार्ज जो कॉस्ट है बेसिस किसकी बेस पे होती है, कॉस्ट इंक्लूड उसकी बेसिस पे होती है। ये जो भी लागत आती है उसके हिसाब से। अब कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कंसल्टेंसी आर टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस सम एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एक कंसल्टेंसी है ये असेस करती है असेसमेंट करती है सम एस्पेक्ट कुछ एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक अ प्रपोजल फॉर इम्प्रूवमेंट्स। और ये जो है कोई भी कंपनी है उसकी असेसमेंट करती है, उसके बाद बताती है कि भाई इसमें ये इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए आपको। उसके बाद फिर उनको प्रपोजल देती है इम्प्रूवमेंट्स के लिए कि हम ये आपके लिए काम कर सकते हैं। तो उसके बाद ये फिर कंपनी की मर्जी है, वो उनको देती है कॉन्ट्रैक्ट या नहीं देती, यानी प्रोजेक्ट देती है या नहीं देती। तो कंसल्टेंसीज जैसे फाइवर पे मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज जो है ना वो वर्क कर रही होती हैं, मतलब ऑनलाइन आजकल फ्रीलांसर्स हैं, या फिर हैकर्स जो होते हैं, एथिकल हैकर्स, वो मुख्तलिफ कंपनियों का जो है ना सिस्टम उसको चेक करते हैं। उसके बाद फिर उनको बताते हैं कि ये आपके वेबसाइट में ये वाले लूप होल्स हैं, या आप उनको फिक्स करवाना चाहते हैं, या फिर आप उनकी अगर आप कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप इस ये वाला टूल यूज़ करके हमारा आप एसईओ बेहतर कर सकते हैं, या आप यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब द एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इज देयरफॉर यूजुअली अ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होती है, रिपोर्ट्स होती हैं या फिर दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं इसके अंदर। ये अब जो है ना पहले ये था आपका प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ थी इम्प्रूवमेंट्स के बाद ये चीज़ बन गई है, ये उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उसमें शामिल होती हैं। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली अंडरटेक फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। ये फिक्स्ड प्राइस पर जो है ना लिए जाते हैं, बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच सिंपलर। लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, इसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं होती। आई होप हमारा जो आज का लेक्चर ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? और उसके अलावा आपको कोई भी मसला है तो वो भी आप कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अब्राड टेक टॉक्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सॉरी सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।